हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है और हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेबर कॉस्ट कंट्रोल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेबर टर्नओवर पर चर्चा किया था। लेबर टर्नओवर क्या है, लेबर टर्नओवर के काउजेज़ क्या हैं। कुछ काउजेज़ जो है वो अनअवॉइडेबल हैं, कुछ रीजंस जो है वो अवॉइडेबल हैं। और फिर हम लोगों ने लेबर टर्नओवर को मेज़र करने के 3 फार्मूला हम लोगों ने देखा था। 3 अलग अलग फार्मूला है, 3 अलग मेथड से लेबर टर्नओवर को हम लोग मेज़र कर सकते थे। रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड पर हम लोगों ने चर्चा किया था और एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे लेबर का जो कॉस्ट है, इसमें जो इडल टाइम होता है यानी जो टाइम बिगड़ जाता है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। ये इडल टाइम क्यों होता है, कितने तरह से टाइम बिगड़ता है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लेबर एक फैक्ट्री में या कल कारखाने में कितना समय स्पेंड कर रहा है, यानी टाइम डिवोशन उनका कितना है, उनका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेली बेसिस पर जो सीट है बनाया जाता है, वीकली बेसिस पर, जॉब कार्ड्स के बेसिस पर बनाया जाता है। आज हम लोग ओवर टाइम पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर ओवर टाइम क्यों होता है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, काउजेस क्या है, ओवर टाइम क्यों करना पड़ता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड, यानी एक लेबर के द्वारा जो टाइम यूटिलाइज किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में, यानी लेबर कितने बजे फर्म में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और कितने बजे जा रहा है, यानी बीच में कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है, काम कर रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक तो है डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और फिर तीसरा है जॉब कार्ड बेसिस पर। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इडल टाइम। इडल टाइम जो टाइम बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, इस टाइम पर ये इडल टाइम क्यों होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी काउजेज ऑफ इडल टाइम, जिसमें कि आपका प्रोडक्टिव काउजेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज है, इकोनॉमिक काउजेज या फिर अदर काउजेज हो सकता है, सब पर चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इडल टाइम, 2 तरह का टाइम जो है बिगड़ने का 2 रीज़न है। एक तो नॉर्मल इडल टाइम और दूसरा है एबनॉर्मल इडल टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम का नीड क्या है, ज़रूरत क्या है ओवर टाइम का, क्यों होता है ये, काउजेज, और फिर डिसएडवांटेजेस, इसके दुष्परिणाम क्या है ओवर टाइम के। आइए एक एक करके हम लोग आज का टॉपिक को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का द बुक कीपिंग, टाइम बुकिंग। तो टाइम बुकिंग कह लें या इसी को हम लोग टाइम यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड कह लें। यानी एक लेबर फर्म में कितने बजे यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बजे वो एंटर करता है और दिन भर वो काम करके कितने बजे वो फर्म से बाहर जाता है, उसके द्वारा टाइम जो स्पेंड किया गया फर्म में, जो प्रोडक्शन फंक्शन में उसका जो पार्टिसिपेशन है, जो रोल है, एक्टिवली उसने जो काम किया है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो 3 मेथड है, जनरली 3 तरीके से देखते हैं, डेली बेसिस, वीकली बेसिस और जॉब कार्ड के तरीके से। तो ये है क्या, आइए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। द डे आवर्स ऑफ द वर्कमैन, द डे आवर्स यानी जो दिन भर जो टाइम एक वर्कमैन के द्वारा दिया गया है, आर अक्वायर्ड टू द बुक्ड टू द जॉब्स और द प्रोडक्ट वेर स्पेंट। दिस टाइम बुकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉस्टिंग पर्पसेज। और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक लेबर के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया गया है फर्म में, ये कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना हम लोग को पे करना पड़ता है और पेमेंट कॉस्ट तभी हम लोग निकाल पाएंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम बुकिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, टू असरटेन द इडल टाइम, ताकि हम लोग इडल टाइम यानी टाइम का कैलकुलेशन करने से ये पता चलता है कितना टाइम काम हुआ है और कितना टाइम हमारा इडल टाइम यानी बेकार चला गया है। द डिफरेंस बिटवीन द गेट टाइम एंड द एक्चुअल वर्क टाइम ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स जो है गेट में एंटर कितने बजे करते हैं, कितने बजे वो छोड़ करके फैक्ट्री बाहर जा रहे हैं, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैलकुलेशन में ये काम लाता है। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना है, जो कि प्राइम कॉस्ट में जिसका पार्टिसिपेशन है, ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। एंड इज कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली स्पेंट ऑन द वर्क्स एज अ डायरेक्ट लेबर, और कितना टाइम जो है उसका प्रोडक्शन फंक्शन में या प्रोडक्शन में लगा है डायरेक्टली, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सिमिलरली उसी तरह से द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स स्पेंड बाय द इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया डायरेक्ट वर्कर्स कितना टाइम दिया है उन्होंने फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, और इनडायरेक्ट वर्कर्स जो है उन्होंने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा हम लोग का, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट।
तो डायरेक्ट लेबर जो है वो प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए मदद करता है। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री का जो कॉस्ट कैलकुलेशन करने में मदद करता है। टू कैलकुलेट वेजेस, मजदूरी को कैलकुलेट करने में ये जो सिस्टम है वेजेस पेमेंट का, एक्चुअल आवर्स स्पेंट, जितना समय उन्होंने लगाया है काम करने में, कंसिडरेशन वाइल कैलकुलेटिंग वेजेस एंड द बोनस पेबल, जो बोनस उनको देना है, जो मजदूरी यानी वेजेस जो पे करना है उसका कैलकुलेशन भी इसी बेसिस पर होता है, इसलिए भी टाइम का कैलकुलेशन करना जरूरी है। टू असरटेन द लेबर एफिशिएंसी एंड कंपेयर विद द बजट स्टैंडर्ड्स सेटअप, बजट बनाने में टाइम उन्होंने कितना एफिशिएंसी है, कितना टाइम दिया है, ये भी जरूरी है जानने के लिए। द नेचर ऑफ द फॉर्म्स और द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम बुकिंग वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो टाइम बुकिंग जो है या टाइम यूटिलाइजेशन जो है, ये लेबर ने कितना टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन अप्लाइड, कैसा मैकेनाइजेशन वहाँ अप्लाई किया गया है, एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूरेसी डिज़ायर्ड, और कितना एक्यूरेसी को डिज़ायर करने का जैसा है। कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन जनरल यूज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एक तो है आपका डेली टाइम सीट। डेली टाइम सीट क्या होता है, तो वर्कर्स, सारे वर्कर्स को जो है एक डेली टाइम सीट दे दिया जाता है। क्लरिकल काम है ये, क्लर्क करते हैं, तो हर एक वर्कर का जो है डेली जब वो एंटर करते हैं और जब वो वहाँ से जो है वो निकलते हैं, काम छोड़ करके जब निकलते हैं लास्ट में, उसके बीच में उन्होंने कितना काम किया, क्लर्क उसका रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। इसको डेली सीट बोलते हैं। ये डेली सीट पर जो है डेली काम होता है, दूसरे दिन फिर दूसरे सीट पर काम होता है। तो डेली टाइम सीट जो है, ईच वर्कर इज इशूड अ डेली टाइम सीट, सारे वर्कर्स को एक डेली टाइम वर्क सीट वो उनको इशू कर दिया जाता है। विच द टाइम स्पेंड ईच जॉब ड्यूरिंग द डे इज़ रिकॉर्डेड, दिन भर में कितना काम हुआ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज़ द डेली रिकॉर्ड वर्कर्स which is signed by him and certified by the foreman at the end of the day। इस पर सिग्नेचर साइन कर दिया जाता है एंटर के टाइम में ही वर्कर्स के द्वारा, और लास्ट में जो है फोरमैन के द्वारा इस पर इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ इतना टाइम इन्होंने काम किया है, फोरमैन वो सर्टिफाई कर देता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द स्मॉल वर्क्स। स्मॉल वर्क्स यानी स्मॉल फैक्ट्री के लिए, छोटे फैक्ट्री के लिए पॉसिबल है कि आप सारे एक एक वर्कर्स को जो है टाइम सीट आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इशू कर दें, फोरमैन उसको जो है रेगुलेट कर ले, सर्टिफाई कर दे। लेकिन जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, कितनों का करेगा। द डेली टाइम सीट कंटेन्स पर्टिकुलर्स ऑफ वर्क्स ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन अ डे, टाइम स्पेंट ऑन अ जॉब, रेट ऑफ द पेमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड द जॉब फॉर दैट डे। कहता है कि जो टाइम सीट है उसमें वर्क्स ऑर्डर, किस ऑर्डर में काम किया जा रहा है इसका ऑर्डर उसमें रहेगा, काम का डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, कितना प्रोड्यूस किया है आपने क्वांटिटी। इसके बाद स्पेंट ऑन अ जॉब, टाइम स्पेंट ऑन अ जॉब, आपने काम पर कितना टाइम दिया है, रेट ऑफ पेमेंट, किस हिसाब से आपको पेमेंट किया जा रहा है, लेबर का कॉस्ट क्या है, जॉब कितना किया गया उस दिन में टोटल। दिस मेथड इज़ useful where the jobs given to the workers are changed frequently in the day। ये वहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल है जहाँ दिन भर में बार बार जो है काम चेंज होता है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, इस काम से इस काम में, इस जॉब से उस जॉब में। in the case of repairs and maintenance department where the workers go from job to job in a day to perform their task, जहाँ पर कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और वर्कफोर्स में बार बार जो है लेबर एक से दूसरे डिपार्टमेंट में बार बार काम चेंज करते हैं, वहाँ के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका डेली टाइम सीट का एक स्पेसिमेन है, आप देख रहे हैं। इसमें लेबर वर्कर्स का आपका नेम, उसका टिकट नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा है वो, लेबर डिस्क्रिप्शन, डेट, टाइम, स्टैंडर्ड फिनिश गुड्स, आवर्स कितना उसने लगाया है, वगैरह वगैरह सारा डिटेल इसमें होता है। इस डेली टाइम आवर के इसके एडवांटेजेस क्या, फ़ायदे क्या हैं। इट कीप्स अ नॉर्मल चेक ऑन द वर्कर्स एंड द वेस्टेज ऑफ टाइम इज़ अवॉइडेड ऑन द जॉब between the two jobs performed during the day as the work timing are recorded। कहता है कि एक
जॉब से दूसरे जॉब में जब शिफ्ट करता है वर्कर, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, एक ही साथ सारा रिकॉर्डिंग चलता रहता है। इजी है, कॉमन है, नॉर्मल है इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह करना। आइए, A verification of correct timing spent on a job is available for costing as the sheet signed by the foreman। तो ये वर्कर्स के द्वारा जब एंटर करता है तो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, फॉरमैन के द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाता है। अ वर्कर्स एफिशिएंसी कैन बी जज फ्रॉम डे टू डे, और एक एक दिन का, डे टू डे, हर एक एक दिन का जो है वो वर्क का जो एफिशिएंसी है वर्कर के द्वारा कितना लगाया गया है, ये हर एक एक दिन का जो है कैलकुलेट किया जा सकता है आराम से। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स वॉल्यूमिनस यूज ऑफ पेपर, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पेपर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर ईच वर्कर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ टू एग्जीक्यूट आर शीट डेली एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क ऑल्सो। डेली अगर आप इतने सारे वर्कर्स को डेली का सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लास्ट में वो कलेक्ट करना होगा, फॉरमैन के द्वारा सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़े वॉल्यूम में, मास में काम हो जाता है और बहुत सारे कलर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, फिर खर्चीला भी हो जाएगा। इट इज़ यूजफुल ओनली इन केस वेयर द वर्कर्स हैज़ टू मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड नॉट सो अदरवाइज। जहाँ पर वर्कर्स एक जॉब से दूसरे जॉब में फटाफट जो है तुरंत शिफ्ट करते चले जाते हैं रेगुलरली, कंटिन्यूसली, वहाँ के लिए अप्लीकेबल है, दूसरे जगह के लिए नहीं। दूसरा हम लोग देखेंगे वीकली टाइम शीट। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट द सेम डिटेल। इसमें डिटेल करीब करीब वैसा ही है जैसे पहला डेली सीट होता था, यहाँ वीकली सीट होगा, है ना। वीक ऑल्सो गिवन इन द सबमिटेड वीकली इंस्टेड ऑफ द डेली। हियर ऑल्सो वन सीट इज अलॉटेड टू ईच वर्कर एंड एक एक वर्कर को एक सीट दिया जाता है। इसमें भी सारे इन्फॉर्मेशन जो है पहले डेली सीट जैसे ही होते हैं। द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड प्रॉम्प्टली, तुरंत इस पर एंट्री कर दिया जाता है। अदरवाइज देर आर चांसेस ऑफ एरर्स अकरिंग इन द रिकॉर्डिंग जॉब टाइमिंग। तो तुरंत जैसे ही मिलता है उसमें रिकॉर्डिंग कर दिया जाता है, नहीं तो गलती, एरर्स की चांसेस, अशुद्धियों की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। द वीकली टाइम सीट्स आर जनरली यूज्ड फॉर intermittent job and for contract costing। ये आपका इंटरमिटेंट जॉब के लिए और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए डेकोरेटर्स, बिल्डर्स, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए ये ज़्यादा अप्लीकेबल है। ये वीकली वर्क टाइम सीट का जो है ये अब छोटा सा एक आपका नमूना है, स्पेसिमेन आप देख सकते हैं। सेम डिटेल है लेकिन ये वीकली में डिटेल आपको दिखेगा। चलो जी, अब ये वीकली सीट जो है इसके एडवांटेजेस क्या है? वीकली टाइम सीट के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द क्लरिकल वर्क, द सीट हैपेंस टू बी वीकली। इसमें क्लरिकल काम कम हो जाता है। जो वीक में करीब 6-7 दिन होते हैं तो 6-7 दिन सीट चेक करना है क्लर्क को। अब अगर वीकली हो गया है तो एक ही दिन सीट चेक करना है, तो क्लरिकल काम इसमें कम हो जाता है। By examining the sheets, the foreman can find out the amount of the work done on the job by a worker and all the workers of his department taken together during the particular week। एक डिपार्टमेंट में एक सप्ताह के अंदर एक वर्कर के द्वारा कितना काम किया गया है वो एक बार में कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरमिटेंट जॉब्स और द कॉन्ट्रैक्ट पर्पसेस। ये कॉन्ट्रैक्ट पर्पसेस और इंटरमिटेंट जॉब के लिए अच्छा है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ खामियां हैं। द एंट्रीज रिगार्डिंग टाइमिंग्स मे नॉट बी एक्यूरेट। टाइमिंग एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि वीकली एंट्री होता है। सम वर्कर्स मे फिल्ड इन द एंट्रीज फॉर 2 or 3 days टुगेदर एट वन सिटिंग। एक ही बार, कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो 2-3 दिन का एंट्री वगैरह दिन भर का जो है एक ही बार एंट्री डाल देते हैं, एक ही सिटिंग में डाल देते हैं, तो ठीक भी नहीं है। इसमें एक्यूरेसी की कमी होती है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट सुटेबल वेयर द जॉब्स वर्क हैपन टू बी सो मैनी। जहाँ बहुत ज़्यादा काम है वहाँ ये अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तीसरा होता है आपका जॉब कार्ड का एक तरीका है। द जॉब कार्ड्स, अदरवाइज इसको हम लोग जॉब कार्ड्स कह सकते हैं।
अदरवाइज नोन एज अ जॉब टिकट्स। इसको जॉब कार्ड कहें, इसको जॉब टिकट कहें, या जॉब टाइम रिपोर्ट कहें, ये एक ही तरह का चीज़ है। दे आर प्रिपेयर्ड वन फॉर ईच जॉब सेपरेटली। यहाँ एक एक काम के लिए अलग बनाया जाता है। एंड आर अलॉटेड टू ईच वर्कर। एक एक वर्कर के द्वारा एक एक पर्टिकुलर काम या जॉब के लिए एक एक जो है ये जॉब कार्ड इशू किया जाता है उसको। इस जॉब में, इस काम में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है। फिर दूसरे जॉब में जैसे ही वो एंटर करता है तो उसके लिए दूसरा जॉब कार्ड इशू किया जाता है, तो जॉब कार्ड बोलते हैं इसको। स्टेटिंग देयर इन द जॉब नंबर, इसमें जॉब नंबर का डिटेल होता है, वर्कर्स का नेम होगा, उसमें नाम दिया होगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब, ऑपरेशन टू बी कंप्लीटेड, स्टैंडर्ड आवर्स फिक्स्ड, कितना उसमें जनरली स्टैंडर्ड आवर्स कितना घंटा काम करना है, कितना काम होना चाहिए। व्हेन अ वर्कर टेक अप द जॉब कार्ड बेरिंग द जॉब नंबर इज गिवन टू हिम। उसको जब वो जॉब स्टार्ट करता है उसको जॉब नंबर दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम बताया जाता है, द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द जॉब एंड फिनिशिंग द जॉब आर, कितना काम उसने किया है स्टार्टिंग में जब उसने एंटर किया, और एंडिंग में सारा रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ किया जाता है टाइमिंग का। आगे देखिए, एंटर्ड इन द कार्ड, कार्ड में सब एंटर कर दिया जाता है, आइदर बाय द हैंड और टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक, या तो टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक के द्वारा या हाथ से ही उसमें एंट्री कर दिया जाता है। एज सुन एज द वर्कर्स फंक्शन ऑन द जॉब इज कवर, दिस कार्ड इज टेकन फ्रॉम हिम फॉर कॉस्टिंग एंड रिकॉर्ड। ये आपका कॉस्टिंग के लिए, रिकॉर्ड के लिए यूजफुल है। he is received another job card pertaining to the next job that he is required to take up। जब दूसरा जॉब वो ज्वाइन करता है तो दूसरे जॉब में जैसे एंटर करता है तो दूसरा जॉब कार्ड उसको इशू किया जाता है। दिस जॉब कार्ड सर्व्स एज एन अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर टू अंडरटेक अ जॉब बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्यूमेंट फॉर कॉस्टिंग फॉर द जॉब। कहता है कि जब वो एक काम करता है तो उसका अथॉरिटी उसी को सौंप दिया जाता है, पावर अधिकार उसी का होता है। वो जॉब करता है, अपना काम को जब पूरा करता है, इसी का ये डॉक्यूमेंट होता है आपका जॉब कार्ड कि उसने ये काम किया है। सारा डिटेल उसमें आपको दिखेगा। एज देयर इज एवरी लाइकलीहुड फॉर लैप्स ऑफ द सम टाइम बिटवीन द जॉब फिनिश्ड एंड द नेक्स्ट जॉब अलॉटेड टू अ वर्कर। एक जॉब को उसने कंप्लीट किया और दूसरा जॉब जब वो एंटर करता है, जब उसको पकड़ता है, दोनों के बीच में कितना टाइम खराब किया, टाइम बिगड़ा है, वो भी टाइम का कैलकुलेशन होता है। और इवन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द जॉब इटसेल्फ अ रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर दिस इडल टाइम बाय मेंटेनिंग एन इडल टाइम कार्ड। तो जितना काम उसने किया है उसमें कंटिन्यूएशन जो उसने किया है, उसमें जो कंटिन्यूएशन है काम का, उसका रिकॉर्डिंग होता है। बीच में जो टाइम खराब किया है उसने, टाइम बिगड़ा है एक जॉब से दूसरे जॉब शिफ्ट करने के बीच में, इडल टाइम बोलते हैं। इडल टाइम कार्ड भी उसको इशू किया जाता है, उसमें सारा रिकॉर्डिंग होता है। द जॉब कार्ड टाइम एंड द इडल टाइम टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लिया जाता है, सो टैली विद इन द जॉब कार्ड और द अटेंडेंस टाइम। अब जॉब कार्ड टाइम का एक ये रहा परफॉर्मा, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल परफॉर्मा है लेकिन है। तो हम लोगों ने अभी देख लिया है जॉब कार्ड टाइम, डेली, वीकली टाइम सीट का सारा डिटेल। चलो जी, फटाफट से इतने का आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अब आगे बात करेंगे। फिर चलो जी, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग अभी हम लोगों ने जॉब का टाइम, जॉब शीट सारा पर चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे इडल टाइम, यानी जो टाइम ख़राब होता है, जो टाइम बिगड़ जाता है, उस टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कितना यूज़फुल है, आइए देखते हैं। चलो जी, इडल टाइम क्या होता है? इडल टाइम रिप्रेजेंट्स टाइम लॉस्ट बाय वर्कर्स हु आर पेड ऑन टाइम बेसिस। कहता है कि इडल टाइम वो टाइम है जो वर्कर्स के द्वारा लॉस्ट टाइम खो दिया जाता है, टाइम को बिगाड़ दिया जाता है, जिसमें कि लेबरर्स काम नहीं करते हैं, वर्कर्स काम नहीं करते हैं, इसको हम लोग इडल टाइम कहते हैं। व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस
some difference between the time for which they are paid and that which they actually spend on production is bound to arise। कहता है idle time वही है कि जितना वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पे किया जाता है फुल टाइम में, और उसमें जितना उसने काम किया और जितना काम नहीं किया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं इडल टाइम। यानी उसको 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट किया गया है, लेकिन अगर उसने 7 घंटा ही काम किया है तो 1 घंटा का जो डिफरेंस निकल गया है उसका पेमेंट भी उसको मिल ही चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किया गया है, लेकिन इस 1 घंटे का उसने काम तो कुछ नहीं किया है, ये टाइम उसने बिगाड़ा है, इडल टाइम इसको बोलते हैं। लेकिन कॉस्ट तो कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया ही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का लॉस है। लेकिन कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इस इडल टाइम को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। आगे आइए, इट रिप्रेजेंट्स टाइम फॉर विच दे आर पेड बट नो प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड। पेमेंट तो किया जाता है लेकिन इसमें प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम लॉस्ट बिटवीन द फैक्ट्री गेट एंड द डिपार्टमेंट, टाइम व्हेन प्रोडक्शन इज इंटरप्टेड बाय मशीन मेंटेनेंस, टी ब्रेक्स। तो जब टी ब्रेक होता है तो टाइम बिगड़ता है, जब आपका मशीन में मेंटेनेंस में टाइम लगता है वो टाइम बिगड़ता है, प्रोडक्शन के काम में कभी इंटरप्शन अगर क्रिएट हो गया, हर्डल्स अगर क्रिएट हो गया है तो उसमें टाइम बिगड़ता है। काउजेज फॉर इडल टाइम, टाइम बिगड़ने के कारण क्या क्या है, काउजेज पर हम लोग चर्चा करेंगे। 2 है, एक तो प्रोडक्टिव काउजेज, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज, इकोनॉमिक 4 है, इकोनॉमिक काउजेज, फिर अदर काउजेज। तो प्रोडक्टिव काउजेज क्या क्या है, देखिए प्रोडक्टिव काउजेज क्या क्या है। प्रोडक्टिव काउजेज में है इडल टाइम ड्यू टू पावर फेलियर, जब आपका बिजली चला जाता है, पावर फेलियर के कारण जो है, जब बिजली चला गया तो वर्कर्स बैठे रहते हैं, काम नहीं चलता है, प्रोडक्शन फंक्शन रुक जाता है। दूसरा है मशीन ब्रेकडाउन, जब मशीन बंद हो जाता है, बंद पड़ा रहता है तो टाइम खराब होता है। वेटिंग फॉर गुड्स, अगर रॉ मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है या टूल्स अवेलेबल नहीं है तो काम बंद रहता है उतने देर का, तो इडल टाइम बोलते हैं। फिर आपका वेटिंग फॉर वर्क, काम के लिए, वर्क के लिए जो वेट करना पड़ता है कभी कभी लेबरर्स को। वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं वो, उनके जो सीनियर इंस्ट्रक्शन देंगे, क्लर्क हो, इंजीनियर हो। इम्प्रॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। इनएडिकेट सुपरविज़न, सुपरविज़न ठीक नहीं है। एक्सीडेंट टू एनी वर्कर, किसी अगर वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसमें भी टाइम बिगड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई काम जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है असेंबली लाइन में जो चलता है, प्रोडक्शन फंक्शन को रोकना पड़ता है, उसके जगह में दूसरे वर्कर्स का एंट्री होता है तो उसमें टाइम कुछ बिगड़ जाता है। टी या फिर लंच ब्रेक में काम नहीं होता है, वो टाइम बिगड़ता है। टाइम टेकन बाय द वर्कर्स इन अटेंडिंग टू पर्सनल नीड्स, जैसे कि कॉल्स ऑफ नेचर, ठीक है, तो पर्सनल नीड में भी अटेंडिंग में उनका कुछ टाइम खराब होता है। टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू रीच दियर डिपार्टमेंट्स फ्रॉम द फैक्ट्री गेट। देखिए फैक्ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको पता होगा, तो उस फैक्ट्री का जो एंट्री गेट है, एंट्रेंस जो है, और बड़ा सा कैंपस होता है, बहुत बड़े बड़े कैंपस होते हैं, करीब 1, 1.5, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के एक बड़े बड़े कैंपस के अंदर फैक्ट्री फैले होते हैं। तो गेट से जहाँ पर काम प्रोडक्शन फंक्शन का चल रहा है वहाँ तक एंटर करने में करीब आप मान सकते हैं 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो आने जाने में जो टाइम खराब होता है उसको भी इडल टाइम में कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा हो गया प्रोडक्टिव टाइम, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज। इसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कारण कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण टाइम खराब होता है वर्कर्स का, जैसे कि इन प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग ठीक से अगर नहीं किया गया हो अगर मैनेजमेंट के द्वारा। डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट टू कर्टेल प्रोडक्शन विदाउट रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कर्स। रिट्रेंचमेंट यानी होता है छटनी, हटा देना वर्कर्स को काम से, उसके बदले में रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्कर्स, पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो कहता है कि मैनेजमेंट के द्वारा कर्टेल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कर्टेल करना, कम करना, कुछ वर्कर्स को हटा देना, छटनी करना, नए वर्कर्स को लाना, इसमें भी टाइम खराब होता है। डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट टू कीप द सरप्लस प्रोडक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइज्ड। कहते हैं कि जो सरप्लस प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसका यूज़ किया जाना चाहिए, उसमें टाइम खराब होता है। तीसरा आपका जो रीज़न काउजेज है जिसके कारण टाइम बिगड़ता है वो है आपका इकोनॉमिक काउजेज। इकोनॉमिक काउजेज क्या है? ट्रेड डिप्रेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट फॉल इन द डिमांड। डिमांड में जो कमी आता है प्रोडक्ट का, तो कुछ दिनों के लिए जो है
प्रोडक्शन फंक्शन को रोकना पड़ता है, काम को रोकना पड़ता है, इसमें टाइम खराब होता है, इकोनॉमिक रीज़न भी है। स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन, काम को रोके रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इन द मार्केट। हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जिस रॉ मटेरियल से हमारा काम चलता है, जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल ही अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो काम को तो रोकना ही पड़ेगा, उसमें टाइम खराब होता है। तो उस समय लेबरर्स को आप पैसा नहीं देंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेबर से उसमें कुछ गलती भी नहीं है, तो पेमेंट तो करता ही रहता है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें टाइम खराब होता है। इंटरमिटेंट नेचर ऑफ वर्क, कुछ काम ऐसे हैं जिनका इंटरमिटेंट नेचर के होते हैं, इसके कारण टाइम खराब होता है। सीजनल नेचर के कुछ इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे अगर विंटर सीज़न में विंटर क्लोथेस का अगर मैन्युफैक्चरिंग होना है तो तभी होगा, दूसरे सीज़न में नहीं होगा, तो दूसरे सीज़न में जो है वर्कर्स बैठे रहेंगे, इसमें टाइम खराब होता है। आइए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ अदर काउजेज, दूसरे भी कुछ कारण हैं इडल टाइम होने के। अदर काउज में आता है स्ट्राइक है, लॉकआउट है, तालाबंदी है, और जब हड़ताल कर देते हैं हमारे वर्कर्स तब। फायर, फ्लड, स्टॉर्म, अर्थक्वेक है, आग लग जाए, फ्लड बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक भूकंप अगर आ जाए, स्टॉर्म आंधी तूफान झंझावात आ जाए, काम तो रुकना ही पड़ेगा, काम रुक जाता है। तो ये रहा। आगे अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इडल टाइम। इडल टाइम कितने तरह का होता है, टाइप्स का बात कर लें। 2 तरह का होता है, नॉर्मल और इबनॉर्मल। नॉर्मल इडल टाइम क्या है? नॉर्मल इडल टाइम रेफर्स टू द इडल टाइम विच अकर्स नॉर्मली, जो नॉर्मली जो टाइम खराब होना ही है, जो रेगुलर नेचर का होता है, उसको हम लोग नॉर्मल इडल टाइम कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन, ये इम्प्लाइड प्रोडक्शन में होता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ दैट द वेस्टेज ऑफ लेबर, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में वेस्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हैज़ टू बी बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये एम्प्लॉयर के द्वारा बॉर्न किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के द्वारा ही ये जनरली, बॉर्न मतलब जन्म, पैदा करना, क्योंकि ये ऐसे इडल टाइम है, ऐसे टाइम खराब हो रहे हैं नॉर्मली, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा पैदा किया जाता है, इसमें एम्प्लॉय कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जनरली अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग काउजेज, इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं जिसके चलते ये आपका इडल टाइम अराइज होता है, टाइम बिगड़ता है। टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू रीच दियर डिपार्टमेंट्स फ्रॉम फैक्ट्री गेट, अभी हम लोगों ने बात किया फैक्ट्री गेट से उनके डिपार्टमेंट तक पहुंचने में जो टाइम खराब होता है, उसमें एम्प्लॉय बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता है। टाइम टेकन बाय द वर्कर्स इन सेटिंग अप टूल्स, सारे टूल्स को सेट करने में, इक्विपमेंट्स को स्टार्ट करने में, मशीन को लगाने में जो टाइम लगता है। वर्कर्स इन मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब में जब वर्कर्स जाते हैं उसमें टाइम लगता है। इन अटेंडिंग देयर पर्सनल नीड्स, उनका जो पर्सनल नीड्स है, कॉल्स ऑफ नेचर, ठीक है, जब उनको बुलाया जाता है काम के लिए, दूसरे काम के लिए, तब सीनियर्स के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा। द वर्कर्स फॉर द टी एंड लंच, टी एंड लंच में टाइम खराब होता है, ये नॉर्मल है, होना ही होना है। टाइम लॉस्ट व्हेन मशीन्स आर स्टॉप्ड फॉर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट, मशीन में कुछ एक काम करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तब मशीन को रोकना पड़ता है, तो उसमें कुछ टाइम बिगड़ जाता है। टाइम लॉस ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट टू एनी वर्कर, अगर छोटा मोटा कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है, माइनर एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर काम रोकना पड़ता है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल इडल टाइम। एबनॉर्मल इडल टाइम उसको बोलते हैं जो जनरली अराइज तो नहीं होता है, लेकिन अराइज तो होता ही है। ये जनरल नहीं है, कॉमन नहीं है, यूजुअल नहीं है, साधारण नहीं है, एबनॉर्मल नेचर का है, इसको हम लोग एबनॉर्मल इडल टाइम कह सकते हैं। इसके भी कुछ कारण हैं। मेजर ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, है ना, मशीन का अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, बड़े कारण से मशीन अगर बंद हो गया। पावर फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेस, कुछ बाहरी कारण से अगर हमारा पावर यानी बिजली काम नहीं कर रहा हो, नहीं हो पावर, तो शॉर्टेज ऑफ पावर। मेजर एक्सीडेंट टू द वर्कर्स, अगर किसी एक्सीडेंट, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया कि एक आध दो वर्कर्स की जान ही चली गई है, दोनों हाथ पैर कट गए, कुछ ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे केसेस में जो है सारा काम रोक देना पड़ता है। डेलिबरेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी आती है। कर्टेलमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द डिप्रेशन, डिप्रेशन के कारण जो है कर्टेल कम कर देना पड़ता है प्रोडक्शन को। इम्प्रॉपर प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा इम्प्रॉपर प्लानिंग ठीक नहीं होता है मैनेजमेंट के द्वारा, तो काम को कम करना पड़ता है, रोक देना पड़ता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स इन द मार्केट, मार्केट में जो है मटेरियल का अवेलेबिलिटी ना होना।
फॉल इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स का मार्केट में अगर डिमांड कम हो जाए, प्रोडक्ट का डिमांड अगर गिर जाए तो भी प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। स्ट्राइक एंड लॉकआउट पहले भी हम लोगों ने देखा था। फायर, फ्लड, स्टॉर्म एंड अर्थक्वेक, आंधी तूफान, फ्लड वगैरह अगर आ जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, ऐसे केसेस में भी काम को रोकना पड़ता है। इडल टाइम ये एबनॉर्मल है। आगे अब हम लोग बात करते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या है? तो एक जो नियत समय है, यानी एक जो फिक्स टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, उससे अगर ज़्यादा काम करना पड़े लेबर को, ज़्यादा काम अगर लेबर करता है, उसको हम लोग ओवर टाइम कहते हैं। देखिए, द टाइम वर्कड ओवर एंड अबव द नॉर्मल आवर्स इज टर्म्ड एज ओवर टाइम। नॉर्मल आवर्स मान लेते हैं 8 घंटे का है, लेकिन किसी कारण से अगर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, तो वो 3-4 घंटा जो सरप्लस काम करना पड़ रहा है, वो बेसिक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा, उसको हम लोग ओवर टाइम कहते हैं। द रेम्यूनरेशन, जो पारिश्रमिक, जो वेजेस पे किया जाता है, यूजुअली पेड फॉर द ओवर टाइम वर्क इज डबल द नॉर्मल रेट। जैसे मान लिया जाए कि 100 पर आवर के रेट से 8 घंटे का 800 रुपये का पेमेंट बनता है, हाजिरी बनता है एक दिन का एक लेबर का, लेकिन ओवर टाइम का जो पेमेंट होता है वो डबल होता है। अगर 100 रुपया पर आवर के हिसाब से अगर पेमेंट होना है नॉर्मली, तो 200 रुपया पर आवर के हिसाब से आप नॉर्मली जो ओवर टाइम है उसका पेमेंट किया जाता है। नॉर्मल रूल तो यही है, कहीं भी किसी भी जगह। नीड फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों ओवर टाइम काम करना पड़ता है? नीड पर बात करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड को बढ़ाना पड़ता है ड्यूरिंग द नॉर्मल आवर्स फॉर शॉर्ट टू मीट। कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड ज़्यादा आ जाता है मार्केट में, ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है, तो कम टाइम में, नॉर्मल टाइम में ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है वर्कर्स को, इसको ओवर टाइम इसलिए भी हम लोग को करना पड़ सकता है। शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। एक तो अगर वर्कर्स का शॉर्टेज है, एब्सेंस है, यानी अगर मान लो अगर 100 ये वर्कर्स अगर काम करते हैं, आज कितने आए हैं, तो आज 80 ही आए हैं, तो उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा ताकि वो बाकी जो 20 जो नहीं आए हैं उस रेशियो का, उस अमाउंट का भी काम हो जाए। नॉन अवेलेबिलिटी, वर्कर्स अगर अभाव है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो भी ज़्यादा काम करना पड़ता है जो वर्कर्स अवेलेबल है उनके द्वारा। सो इट इज़ डिसाइडेड टू गिव ओवर टाइम वर्क टू द एग्जिस्टिंग स्टाफ, तो जो स्टाफ है उनके द्वारा ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। यूटिलाइजेशन ऑफ पेरिशेबल रॉ मटेरियल बाय वर्किंग ओवर टाइम। पेरिशेबल का मतलब होता है जो आपका नष्ट हो जाए, तुरंत बर्बाद हो जाए, जो रॉ मटेरियल बिल्कुल कच्चा है एकदम, अगर हमने काम स्टार्ट अगर कर दिया जाए तो पूरे कच्चे माल को, जैसे कि बिस्किट फैक्ट्री है, ब्रेड फैक्ट्री है, मैदा वगैरह का जो है उसका अगर डो तैयार कर लिया गया है, उसको गीला कर लिया गया है, पानी में डाल करके उसको तैयार कर लिया गया मैदे को, तो अगर उससे बिस्किट वगैरह अगर नहीं बनाया जाए तो दूसरे दिन वो बिगड़ जाए, ख़राब हो जाएगा। तो अगर ओवर टाइम अगर हो जाता है इसमें, तो फिर हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ अर्जेंट ऑर्डर्स। अगर कुछ अर्जेंट ऑर्डर आ गया है कुछ माल का, तो ऐसे केसेस में भी जो ओवर टाइम काम करना पड़ता है। और टू कंप्लीट द वर्क ऑन द सेम डे, एक ही दिन काम करके पूरा अगर कर देना चाहते हैं आप, तो भी आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है, करना पड़ता भी है। शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट्स, अगर इक्विपमेंट कम है, मशीन कम है, स्पेस कम है काम को पूरा करने, कंप्लीट करने का, तो भी ओवर टाइम करना पड़ सकता है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन वर्कर्स, वर्कर्स पर अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, उसमें कमी है। ऑन अकाउंट विच द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल आवर्स रिमेन्स लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। कहता है कि जो एक नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल टाइम लगना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मैनेजमेंट, ढंग से काम नहीं करवा पा रहा है, तो भी एक्स्ट्रा टाइम में वो काम करना पड़ेगा, तो ओवर टाइम हो ही गया। ओवर टाइम वर्क हैज़ टू बी डन, ओवर टाइम करना पड़ेगा वर्कर्स के द्वारा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ओवर टाइम के, क्या है देखिए। वर्क एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड, वर्क एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाता है, काम करने का जो एक स्टेमिना बोल सकते हैं आप, जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, उसमें कमी आ जाती है। वर्कर्स भी थक जाते हैं काम करते करते, हम आप भी थक जाते हैं। इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट ऑफ अ टायर्ड वर्कर्स थक जाते हैं, उनके एफिशिएंसी में कमी आ जाती है, उतने एफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाते हैं नॉर्मल आवर के जैसे, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। वर्कर्स हेल्थ इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, और बुरी तरह से जो है उनका स्वास्थ्य, उनका हेल्थ बिगड़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो है, मशीनें भी जो है रेस्ट चाहती हैं, तो आदमी 7-8 घंटा काम करे,
ज़्यादा अगर करे, ओवर टाइम अगर डेली करे, लंबे समय तक करे, तो हेल्थ ख़राब होना ही है बिल्कुल। द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज़ अफेक्टेड। किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन है उसका जो एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड होता है एक पर्टिकुलर, तो अगर ओवर टाइम जो करते हैं वो थक गए हैं, किसी तरह से काम कर रहे हैं, थके मरे जा रहे हैं काम कर, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं उनका क्वालिटी पहले जैसा नहीं होता है, उतने अच्छे क्वालिटी का माल बन नहीं पाता है। और लास्ट आप देख रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज ड्यू टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि ओवर टाइम का जो पेमेंट है लेबर्स को जो देना पड़ता है वो डबल देना पड़ता है जस्ट नॉर्मल टाइम वाले वेजेस से, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो जब आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो सब कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो इसलिए भी ओवर टाइम का ये भी एक आपका डिसएडवांटेजेस है। चलो जी, फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और मैं इसका क्यूआर जनरेट कर देता हूँ। आप गूगल, दोनों ही पेज का, गूगल में अगर आप स्कैनर को इससे अगर स्कैन करते हैं गूगल से अगर आप, तो फिर आपको दोनों ही पेज जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलो, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और आज जो है आपका ये लेबर कॉस्ट कंट्रोल का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरा टॉपिक करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।